हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे आज हम फिर से बात करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट, जहाँ पे आज हमें डिस्कस करना है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, फ्यूचर के जो अलग अलग फीचर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जो फ्यूचर्स हैं उसमें अलग अलग यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी है। तो शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। हम समझते हैं कंसेप्ट। तो मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं, तो अ फ्यूचर इज अ रीडिफाइंड और मॉडिफाइड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जो फ्यूचर होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, एक रीडिफाइंड और मॉडिफाइड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की थी हमने प्रीवियस वीडियो में, जहां पे हमने ये समझा था कि फ्यूचर में जब भी फ्यूचर को लेकर जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट में बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और उसी का एक एडवांस्ड और मॉडिफाइड वर्जन है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसमें सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस पता है क्या होता है कि जब हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे तो वहां पे किसी भी तरह का एक्सचेंज नहीं था, कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी। लेकिन फ्यूचर्स में होता है, फ्यूचर्स में हमारे पास एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट होने के चांस या फिर स्कैम या फ्रॉड होने के चांस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। इसलिए समझते हैं फ्यूचर को। तो अ फ्यूचर इज अ रीडिफाइंड और मॉडिफाइड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल अ स्पेसिफाइड एसेट। यानी कि यहाँ पे हम खरीदने और बेचने की बात करते हैं एक स्पेसिफाइड एसेट को, चाहे वो फिजिकल हो यानी कि कमोडिटीज हो जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, या फिर फाइनेंशियल एसेट हो, एट अ स्पेसिफाइड प्राइस, किसी भी एक स्पेसिफाइड प्राइस पे, एट अ स्पेसिफाइड डेट, मतलब एक स्पेसिफाइड प्राइस लेवल पे भी और स्पेसिफाइड डेट पे भी। इट इज ट्रेडेड ऑन एन एक्सचेंज। ध्यान रखना, ये एक एक्सचेंज में ट्रेड भी किया जाता है। एंड इट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट। और ये हमारे पास क्या बनता है, एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब बात आती है, ये बनता है सबसे पहला फीचर, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है फीचर्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में पहला फीचर क्या आता है, स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन लगती है एक्सचेंज की। जिस भी एक्सचेंज में वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होगा वहां की क्या लगेंगी, टर्म्स एंड कंडीशन लगेंगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक तरह से स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा पॉइंट क्या बनता है, एक्सचेंज बेस्ड ट्रेडिंग। एक्सचेंज के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, यानी कि इसकी फर्दर इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय और सेल भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या आता है, नो डिफॉल्ट रिस्क। मैंने पहले बोला जब एक्सचेंज हमारे पास है एज ए रेगुलेटरी बॉडी तो वो किसी भी तरह का फ्रॉड, ठीक है, या फिर स्कैम वगैरह नहीं होने देता, जिसकी वजह से यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो नो डिफॉल्ट रिस्क, यानी कि डिफॉल्ट रिस्क तो नहीं होगा। हाँ, हो सकता है आपको ट्रेडिंग में लॉस वगैरह हो जाए, ठीक है, फायदा भी हो सकता है वहां पे, तो वो रिस्क तो इन्वॉल्व रहेगा। लेकिन यहाँ पे डिफॉल्ट रिस्क कुछ भी नहीं होगा कि भाई एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के ही चली गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डिफॉल्ट रिस्क नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट क्या आता है, हाई लिक्विडिटी। जब हम बात कर रहे थे वहां पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तो वहां पे लो लिक्विडिटी थी, यहाँ पे हाई लिक्विडिटी है। क्यों हाई लिक्विडिटी, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग पॉसिबल है इन कॉन्ट्रैक्ट्स की। और जो ट्रेडिंग पॉसिबल है यानी कि आप कभी भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को बेच सकते हो, कभी भी खरीद सकते हो। तो जिस चीज की वजह से क्या है, लिक्विडिटी हमेशा इस मार्केट में बनी रहती है, वॉल्यूम्स अवेलेबल रहता है, तो हाई लिक्विडिटी। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, बिफोर मैच्योरिटी सेटलमेंट पॉसिबल। अब वहां पे सेटलमेंट पॉसिबल नहीं थी बिफोर मैच्योरिटी, लेकिन यहाँ पे बिफोर मैच्योरिटी सेटलमेंट पॉसिबल है। यानी कि हम एक स्पेसिफाइड डेट तो जरूर देखेंगे, एक एक्सपायरी जरूर रखेंगे कि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन हम उससे पहले भी उस कॉन्ट्रैक्ट को सेटल कर सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। भाई मार्जिन रिक्वायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि जो यहाँ पे एक्सचेंज है ना, वो बायर से भी और सेलर से भी एक मार्जिन पहले ही कलेक्ट कर लेती है अपने पास, और वो मार्जिन देना पड़ता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बायर को भी और सेलर को भी। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना।
ठीक है, इसके बाद 7th पॉइंट क्या आता है हमारे पास, सेटलमेंट मैकेनिज्म। कि सेटलमेंट कैसे होगा, दो तरीके से होता है, थ्रू डिलीवरी या फिर कैश सेटलमेंट। दो तरीके से हम जो है इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेटल कर सकते हैं, चाहे वो डिलीवरी के थ्रू हो चाहे वो कैश सेटलमेंट के थ्रू हो। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट क्या है कि फ्यूचर्स होता क्या है। दूसरा, फीचर्स देखे हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के। अब समझते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में अलग टर्मिनोलॉजी हमें कौन कौन सी समझनी है और कौन कौन सी हमारे आंखों के सामने आ सकती है जो हमें पहले ही पता होनी चाहिए। पहला, स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस का मतलब क्या होता है कि आप जो भी एसेट, जो भी आपका अंडरलाइंग एसेट है जिसके अकॉर्डिंग आप फ्यूचर्स को बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, वो फिलहाल किस प्राइस पे है, उसको हम बोलते हैं वहां पे क्या, स्पॉट प्राइस। दूसरा, फ्यूचर प्राइस, जिसको लेके आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो कि फ्यूचर प्राइस कितना होना चाहिए, तो वो हम यहाँ पे पहले डिटरमाइन करेंगे। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट साइकिल। इस बात का मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कितने टाइम पीरियड का है, वो हमें पहले डिफाइन करना होगा। एक्सपायरी डेट क्या होगी उस कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट साइज और लॉट साइज। अब कॉन्ट्रैक्ट साइज को हम लॉट साइज ही बोलते हैं, यानी कि भाई हमने कितनी क्वांटिटी, वो जो पर्टिकुलर स्टॉक है, फिजिकल एसेट है, कोई कमोडिटी है गोल्ड सिल्वर जैसी, उसे कितने लॉट्स लिए हैं आपने, क्वांटिटी क्या रहने वाली है, वो हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइज के अंदर और लॉट साइज के अंदर। इसके बाद प्राइस स्टेप्स, और प्राइस स्टेप भी होता है डिटरमाइन। 7th, प्राइस बैंड। प्राइस बैंड का मतलब पता है क्या होता है कि मार्केट जो है वो फ्यूचर की जो प्राइस बढ़ेगा तो हद से बढ़ेगा +10%, यानी कि देखा जाता है कि फ्लक्चुएशंस कहां से कहां तक हो सकती है एक सिंगल डे में, एक सिंगल ट्रेडिंग डे में 10% ऊपर और 10% नीचे। हाँ, लेकिन अगर एक्सचेंज चाहे तो कुछ स्पेसिफिक एसेट्स के केस में इस रेट को चेंज भी कर सकती है, वैसे ±10% रहता है। तो ये तो हो गई फ्यूचर्स की सारी बातें कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से बनाया जाता है, फीचर्स क्या होते हैं और कौन कौन सी अलग अलग टर्मिनोलॉजी होती है। अब बात करते हैं ऑप्शंस के बारे में, और बहुत से लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, और डेरिवेटिव का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए। तो ऑप्शन ट्रेडिंग समझना भी क्या है, बहुत जरूरी है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग का एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पे बायर को थोड़ी सी प्रिविलेज मिलती है, लेकिन दिक्कत क्या होती है, नुकसान है फिर भी बायर्स ही रहते हैं। पर प्रिविलेज कैसे समझाऊंगा, बायर के पास राइट तो होता है पर वो ऑब्लिगेशन में नहीं आता। जैसे मैं आपको इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल देना चाहूंगा। सपोज करते हैं कि आपको ना एक लैंड बाय करनी है, ठीक है, और आपको पता है कि उस लैंड की वैल्यू 6 महीने बाद क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। आपने बोला कि भाई मेरे को एक लैंड बाय करनी है, मैं एक प्रीमियम अमाउंट दे देता हूँ, प्रीमियम अमाउंट पे कर देता हूँ। इसे हम जनरली लोग बयाना भी बोल देते हैं कि भाई मैंने आपको ना, मान लेते हैं एक प्रॉपर्टी है, मान लेते हैं 50 लाख की, आपने क्या बोला जी मेरे से 5 लाख रुपए बयाना ले लो, और क्योंकि आपको पता है ये चीज कि वो 6 महीने बाद ये प्रॉपर्टी 50 लाख से कितनी की हो जाएगी, मान लेते हैं 80 लाख की हो जाएगी। आपने 5 लाख रुपए दे दिए किसको, अपने ब्रोकर की, भाई ये प्रॉपर्टी मुझे 6 महीने बाद 50 लाख में ही चाहिए, बाकी पेमेंट जब मेरे पास पूरा पैसा करेक्ट हो जाएगा तो मैं 50 लाख के 50 लाख पे कर दूंगा 6 महीने बाद। अब आप बन के क्या, एक तरह से बायर, और एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया आपने सेलर के साथ कि भाई अब तो प्रॉपर्टी आपको 6 महीने बाद मिलेगी, ठीक है। तो अब आप राइट के अंदर आ गए, आपने अपने राइट के लिए 5 लाख रुपए दे दिए कि 6 महीने बाद आप चाहो तो 50 लाख देके प्रॉपर्टी ले सकते हो। अब हुआ क्या कि 6 महीने बाद वो प्रॉपर्टी जो है वो सही में कितने की हो गई, 80 लाख की हो गई। अब बायर खुश, बायर की तो मौज हो गई, 5 लाख ये दिए प्रीमियम के, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर्टी बुक हो जाए 6 महीने के लिए उसके नाम पे। फिर 6 महीने बाद उसने 50 लाख दिए, 55 लाख की प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद उसने 55 लाख खर्च किए, लेकिन प्रॉपर्टी कितने की, 80 लाख की। कितने का डायरेक्ट प्रॉफिट हो गया, 80 माइनस में हमारे पास कितना हो गया, 55 लाख, यानी कि 25 लाख का डायरेक्ट प्रॉफिट यहाँ पे क्या हो गया, जनरेट कर लिया किसने, बायर ने। लेकिन सपोज करो अब बायर यहाँ पे उसके पास राइट है उस प्रॉपर्टी को बाय करने का, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है, जबरदस्ती नहीं है उसके साथ। अगर मान लेते हैं वही प्रॉपर्टी 50 लाख की ना होकर 25 लाख की हो गई, ठीक है, वो अब क्या करेगा बायर, क्या वो बायर वो प्रॉपर्टी खरीदने जाएगा 50 लाख और देके? बायर बोलेगा पागल थोड़ी ना हूं मैं, 50 लाख देके वो प्रॉपर्टी खरीदूंगा, किसी और ब्रोकर के पास जाऊंगा, 5 लाख डूब गए 25 लाख दूंगा, वो प्रॉपर्टी वापस ले लूंगा 25 लाख में। क्यों मैं दूसरी पार्टी को जाऊं, सेम पार्टी के पास जाऊं और 50 लाख और दूं उसी प्रॉपर्टी के लिए जो 25 लाख की हो चुकी है? तो ये फायदा होता है बायर का, और इसलिए बायर यहाँ पे प्रिविलेज समझता है खुद को। उम्मीद है आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल था इस चीज को समझने के लिए कि ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होता है। कि बढ़ गया तो बहुत बढ़िया, तो मेरा फायदा ही फायदा, अगर घट गया तो क्या होगा, मेरा प्रीमियम खत्म हो जाएगा, मेरा प्रीमियम लूज हो जाएगा, मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन मिलने का चांस कितना है, बहुत कुछ है, जाने का चांस फिक्स है कि जाएगा तो अच्छे से
कितना जाएगा, 5 लाख रुपए ही जाएंगे। और वो डिपेंड करता है, तो सिर्फ आपको एक हाइपोथेटिकल वैल्यूज दी हैं, वो डिपेंड करता है वो कॉन्ट्रैक्ट किस चीज के बारे में बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन मैंने आप लोगों को कंप्लीट समझा दिया। अब इसकी अलग टर्मिनोलॉजी को भी साथ समझते हुए चलेंगे। तो एन ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच गिव्स द बायर यानी कि होल्डर अ राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन, यानी कि बायर को यहाँ पे राइट तो मिलता है बट किसी तरह का ऑब्लिगेशन नहीं मिलता, यानी कि जबरदस्ती नहीं उसके साथ किसी खरीदना ही है ना, लेकिन एक राइट मिलता है, ठीक है, कि वो चाहे तो खरीद सकता है, टू बाय भी कर सकता है उस प्रॉपर्टी को और सेल भी कर सकता है, डिपेंड करता है उसने क्या खरीदा है, सेल भी कर सकता है। स्पेसिफाइड एसेट एट अ स्पेसिफाइड प्राइस, एक स्पेसिफाइड एसेट को एक स्पेसिफाइड प्राइस पे और अ बिफोर स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट, और अ बिफोर स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट, क्योंकि यहाँ पे हम मैच्योरिटी से पहले भी अपने उस चीज को सेल कर सकते हैं। एन ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एक ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है सोल्ड बाय वन पार्टी, जैसे एक पार्टी सेल करते हैं उसको पता है कौन बोलते हैं, ऑप्शन राइटर, या तो आप इसे ऑप्शन सेलर बोलो, पर जनरली हम इनके लिए राइटर्स वर्ड यूज करते हैं, ऑप्शन राइटर्स, टू अनदर पार्टी जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन होल्डर यानी कि ऑप्शन बायर। ऑप्शन राइटर को हम ऑप्शन सेलर ही बोलेंगे और ऑप्शन होल्डर को हम ऑप्शन बायर भी बोलते हैं। स्पेसिफाइड प्राइस इज ऑल्सो नोन एज स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज। ध्यान रखना, जो स्पेसिफाइड प्राइस की बात की उसको पता है क्या बोलते हैं, स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। स्ट्राइक प्राइस यानी कि जिसपे फिलहाल वो जो अंडरलाइंग एसेट है वो लाई कर रहा है, वो प्राइस लेवल, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करूं तो आप इंडेक्स के ऑप्शंस को ही बाय कर सकते हो, कॉल और पुट खरीद सकते हो, बताऊंगा कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन क्या होता है, ठीक है। लेकिन मान लो कि फॉर एग्जांपल इस टाइम की बात कर लेते हैं, इस टाइम स्टॉक मार्केट 25,000 पे है, 25,000 के राउंड है, तो 25,000 कॉल बाय कर सकते हो, अब चाहो तो 25,000 का पुट भी खरीद सकते हो, ठीक है। तो 25,000 पता है क्या हो गया, स्ट्राइक प्राइस। उसी की बात यहाँ पे की गई है कि जो स्पेसिफाइड प्राइस है ना उसको हम स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस भी बोल के चलते हैं। ऑब्लिगेशन बट एक मिनट, द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट गिव्स राइट टू बायर, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बायर को राइट देते हैं। द सेलर हैज ऑब्लिगेशन बट नॉट राइट, अब सेलर के पास ऑब्लिगेशन है बट राइट नहीं है। इफ ऑप्शन होल्डर एक्सरसाइज द ऑप्शन देन द राइटर इज ऑब्लिग टू परफॉर्म, अगर ऑप्शन होल्डर उस ऑप्शन को खरीदना या बेचना चाहता है तो ऑप्शन राइटर को वो चीज करनी होगी, वो फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। व्हेन ऑप्शन होल्डर हैज राइट टू सेल, और अगर ऑप्शन होल्डर उसको सेल करना चाहता है तो ऑप्शन राइटर को वो ऑब्लिगेशन है कि वो बाय करेगा ही करेगा, यानी कि यहाँ पे राइट किसके पास है, बायर के पास, ऑब्लिगेशन किसके पास है, सेलर के पास, यानी कि कॉल राइटर के पास। ऑफन बायर हैज अ प्रिविलेज पोजीशन, यानी कि मैं कह सकता हूं कि बायर के पास क्या है, यहाँ पे एक प्रिविलेज पोजीशन है। लेकिन दिक्कत क्या होता है, जो सेलर है ना वो प्रीमियम को लेने के लिए लड़ाई करते हैं कि वो 5 लाख कैसे भी क्या हो जाए उस बायर के डूब जाए, जो मैंने एग्जांपल दिया था, उस प्रीमियम को डुबाने की कोशिश करते हैं। और यही नहीं, जब ऑप्शन सेलिंग को आप समझोगे ना तो वहां पे एक अच्छा खासा पैसा चाहिए। ऑप्शन सेलिंग कोई नहीं कर सकता, इससे दिक्कत पता क्या है कि ज्यादातर लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, सेलिंग बहुत लोग नहीं करते, और जो लोग सेलिंग करते हैं ना वो अपनी पोजीशन को हेज करके चलते हैं ऑप्शन को बाय करके भी, ताकि उन्हें लॉस ज्यादा ना हो, ठीक है। वो चीजें एक अलग कंसेप्ट में देखेंगे हम, फिलहाल तो हमें सिर्फ टर्मिनोलॉजी समझनी है और ऑप्शन काम किस तरीके से करना है, करते हैं ये समझना है, और बाकी मैं आपको एग्जांपल से समझा दिया कि ऑप्शन असली में होता क्या है। अब आगे देखो, सिंस बायर हैज राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन, अब देखते हैं कि बायर के पास क्या है, राइट है पर ऑब्लिगेशन नहीं है। ही हैज टू पे सम प्राइस, उसे कुछ प्राइस पे करना पड़ेगा, ठीक है, नोन एज ऑप्शन प्रीमियम, इसी को ऑप्शन प्रीमियम बोलते हैं। और इसी ऑप्शन प्रीमियम को खत्म करने पे जो ऑप्शन राइटर होता है ना उसको प्रॉफिट मिलता है टू सेलर, सेलर को देता है प्रीमियम और राइटर ऑफ ऑप्शन। नो राइट कम्स बिफोर कॉस्ट, कोई भी राइट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आती, ठीक है, हर एक राइट के लिए पैसा पे करना पड़ता है। वही चीज यहाँ पे लिखी है कि ऑप्शन प्रीमियम जो है ना वो किसके पास आता है, हमारे पास यहाँ पे सेलर के पास या फिर राइटर के पास ऑप्शन। इसके अलावा क्या आता है, टाइप्स ऑफ ऑप्शन। अगर मैं ऑप्शंस के टाइप की बात करूं तो 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं, पहला कॉल ऑप्शन और दूसरा पुट ऑप्शन। दोनों की बात वैसे मैंने पहले भी कर चुका हूं पहले भी,
ठीक है, अब समझते हैं फिर से एक बार कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन होता क्या है। अगर मैं कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूं तो मान लेते हैं कोई भी एसेट है, आपने वो आपको लग रहा है कि वो एसेट बढ़ेगा, तो आप जो है उसका कॉल ऑप्शन खरीदोगे। यानी कि कॉल ऑप्शन का प्रीमियम जब बढ़ता है जब उस अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। और पुट ऑप्शन कब खरीदते हैं हम? पुट ऑप्शन तब खरीदते हैं जब वो अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू जो है वो कम होनी हो। यानी कि पुट ऑप्शन का प्राइस जब बढ़ेगा जब आपको लग रहा है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, गिरेगी, और अगर वो गिरती है तो, ठीक है। तो ये होता है कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन। यानी कि कॉल ऑप्शन हमेशा हम उस एसेट की वैल्यू को बढ़ते हुए देख के खरीदते हैं और पुट ऑप्शन घटते हुए देख के खरीदते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना दोनों का प्रीमियम कब कब बढ़ता है। इसका प्रीमियम एसेट की वैल्यू बढ़ने पे बढ़ता है और इसका प्रीमियम एसेट की वैल्यू घटने पे बढ़ता है, ठीक है। ये चीज जरूर ध्यान रखना, ठीक है। इसके लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं 20 रुपए का मार्कर है, तो इसका स्ट्राइक प्राइस क्या हो जाएगा? स्ट्राइक प्राइस हो गया, मान लेते हैं इसका 20 रुपए ट्रेड कर रहा है ये मार्कर, ठीक है। आपको लग रहा है कि मार्केट 25 तक जाएगा, तो आपने क्या कर लिया, इसका कॉल ऑप्शन बाय कर लिया कि जी मैं तो कॉल ऑप्शन खरीदूंगा, और सही में मार्कर 25 का हो गया तो सबको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन मान लो मार्कर 20 से 25 का नहीं हुआ, 20 से 15 का हो गया, तो आपका कॉल का पैसा क्या हो जाएगा? प्रीमियम कम हो जाएगा या फिर खत्म भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप एक्सपायरी के कितना करीब हो। ऐसे ही जब हम पुट ऑप्शन की बात करते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मार्कर 20 से 15 का आएगा तो आपने पुट ऑप्शन खरीद लिया, और सही में मार्कर 20 से 15 का आ गया तो आप प्रॉफिट कमा लोगे। लेकिन मान लो अगर मार्कर 20 से 25 का हो गया, कम नहीं हुआ, रेट बढ़ गया उल्टा, तो आपको पुट ऑप्शन में क्या हो जाएगा? घाटा हो जाएगा। और आपको एक चीज और बताता हूं यहाँ पे, क्या कि अगर प्राइस सेम भी रहता है ना तो भी कॉल और पुट ऑप्शन वालों को नुकसान हो रहा होता है। अब बोलोगे भैया ये कैसे? कि अगर मान लो प्राइस 20 रुपए ही है, ठीक है, कॉल ने क्या खरीदा? कॉल ने बोला प्राइस बढ़ेगा तब मेरे को फायदा होगा, लेकिन प्राइस नहीं बढ़ा। पुट ने सोचा भाई प्राइस कम होगा तब मुझे फायदा होगा, लेकिन प्राइस सेम रहा, दोनों का नुकसान होगा। क्योंकि जैसे जैसे टाइम कम होता है ना, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एक्सपायरी की तरफ जाता है, प्रीमियम गिरता चला जाता है। ये चीज भी जरूर ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सी चीज इन्वॉल्व होती है, उसमें से एक चीज ये भी थी कि टाइम डीके बोलते हैं उसको, थीटा डीके, एक अलग कंसेप्ट होता है वो, ठीक है। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो हो सकता है फ्यूचर में मैं कभी ऑप्शंस के ऊपर एक कंप्लीट सिंगल वीडियो लेके आऊंगा जहां पे आपको हर एक चीज डिफाइन करूंगा कि ऑप्शन में किस किस तरीके से अलग चीजें काम करती हैं, ठीक है। बहुत सारे मैथमेटिकल टूल होते हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर काम करते हैं, जिसमें से एक मेन इंपॉर्टेंट रोल थीटा का होता है, टाइम डीके का, ठीक है। तो वो मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। और बाकी जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में जिन्होंने कभी सर पढ़ाई की होगी या कभी रिसर्च किया होगा उसके बारे में, तो उन्हें पता होगा कि थीटा किस तरीके से काम करता है, टाइम डीके क्या होता है। अब समझते हैं स्टाइल ऑफ ऑप्शन। स्टाइल ऑफ ऑप्शन दो तरह के होते हैं, सॉरी, एक यूरोपियन स्टाइल, एक अमेरिकन स्टाइल। अगर मैं बात कर रहा हूं यूरोपियन स्टाइल की, तो यूरोपियन स्टाइल का मतलब पता है क्या होता है? एक्सरसाइज ऑन एक्सपायरेशन डेट ओनली, कि यहाँ पे जो भी सेटलमेंट है ना कॉन्ट्रैक्ट की, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी डेट पे होगी, ठीक है। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं अमेरिकन स्टाइल की, तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज है वो मैं पहले भी कर सकता हूँ एक्सपायरी से, और एक्सपायरी के दिन तक भी वेट कर सकता हूँ, तो मेरी मर्जी है, वो मेरी चॉइस है। तो ये डिफरेंस होता है अमेरिकन स्टाइल में और यूरोपियन स्टाइल में। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता लग गया और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता लग गया। यानी कि डेरिवेटिव मार्केट के दो इंपॉर्टेंट टाइप और भी बच गए थे जो मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं, और उम्मीद है आपको हर एक चीज समझ में आ गई है। फिर भी कोई भी क्वेरी बच गई हो, कोई भी डाउट रह गया हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मैं मिलूंगा अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट यानी कि म्यूचुअल फंड्स के बारे में, कि म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। और अगर भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।